हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। 29 अक्टूबर 2023 का जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर का आंसर की करने वाले हैं। तो मैं जो है यहाँ पे डिटेल एनालिसिस नहीं करूँगा, जो भी आपके सामने मैं रखूँगा सिर्फ और सिर्फ आंसर रखूँगा, क्योंकि उतना समय यहाँ पे नहीं होता है आंसर की बताते समय। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्या है, आपके सामने ये गद्यांश दिख रहा है, ठीक है। ये गद्यांश आपके सामने दिख रहा है और इस गद्यांश का जो है हम लोग आंसर करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही कम समय में जो है पूरा क्वेश्चन आपको बता दूंगा। तो सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है, ठीक है। तो आत्मविश्वास की सहनशीलता है, अच्छे संस्कार और कर्तव्यनिष्ठता, आत्मनिर्भरता और आत्मबल, धैर्य और स्नेह युक्त व्यवहार। तो पहले का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि आत्मनिर्भरता और आत्मबल होगा। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों के विलोम शब्द का क्रमशः किस विकल्प में है, ठीक है। स्वार्थमय का और अस्थिर का विलोम शब्द बताना है आपको। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, यानी कि निस्वार्थ और गतिमान, ठीक है। निस्वार्थ और गतिमान हो जाएगा, और अस्थिर का जो है गतिमान होगा, स्वार्थमय क्या होगा, निस्वार्थ होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। सफलता, कार्य और आत्मनिर्भर शब्दों के लिए लिंग क्रमशः है। क्या क्या लिंग है, देखिए। अब जो है पहले एक का पूछता था, अब 3-3 शब्दों का दे रहा है, यानी कि 3 का आपको जो है एक ही में पूछ ले रहा है। तो प्रश्नों का लेवल जो है बहुत ही ऊपर उठ चुका है, और इस बार के यूपी SSSC ने तो गजब कर दिया, ठीक है। तो देखिए, सफलता का जो है क्या है, ये जो है सफलता जो है स्त्रीलिंग है। कार्य जो है क्या है, कार्य जो है आपका पुल्लिंग है। आत्मनिर्भर भी क्या है, निर्भरता भी पुल्लिंग है। तो उत्तर का बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न पे आते हैं। जीवन की सफलता की पहली श्रेणी कौन सी है। तो जीवन की सफलता की पहली श्रेणी, चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, ये देखिए, आत्मनिर्भर बनना। जीवन की सफलता क्या है, पहली सीढ़ी है। 5 पे आते हैं। शैशव शिक्षकों का बच्चे पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। शैशव के शिक्षकों का बच्चे पर क्या असर पड़ता है। तो 5वें का जो उत्तर हो जाएगा, हो जाएगा बी, यानी कि शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष को सहज ही बच्चे में आ जाता है, ठीक है। जैसा शिक्षक जो है अपने व्यवहार करते हैं, तो शैशव काल में बच्चे जो है तुरंत उसको अपनाने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 से 10 तक आते हैं। ये भी एक गद्यांश है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसका भी हम लोग उत्तर कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। तो 7वें का उत्तर करते हैं। आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है, ठीक है। ऐसा किसका मानना है। तो 7वें का उत्तर हो जाएगा, यानी कि मृत्युंजय का मानना है कि आत्मा ही का ही जो है मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है। व्याधि और सुयोग शब्द में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग है। व्याध और सुयोग शब्द में क्रमशः जो उपसर्ग कौन कौन सा लगा है। तो 8वें शब्द का उत्तर हो जाएगा बी और सु। व्याधि में बी लगा हुआ है, इसमें बी है उपसर्ग, और ठीक है, सुयोग में क्या है, सु लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 9 पे आते हैं। संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है। संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है। तो 9वें का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि मित्र होते हुए भी दोनों के जीवन क्या है, का सिद्धांत विपरीत है। वो दोनों मित्र हैं, लेकिन क्या है, जीवन के सिद्धांत विपरीत है। समानता ये होता है कि जिनका जो है विचार मिलते हैं, सिद्धांत मिलते हैं, वही जो मित्र होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, उल्टा है। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। जीवन की संपन्नता और दीर्घायु में किसका विश्वास था, ठीक है। तो जीवन की संपन्नता और दीर्घायु में डी का, यानी कि मृत्युंजय का क्या था, विश्वास था। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। देखिए, DI है, और इस DI का जो है मैं बता दूंगा। देखिए, ग्राफ का जो है ABCDEFGH में 3 जो है दूरसंचार अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या दर्शाता है। ये वाला जो है इसका DI का मजा आपको आंसर बता रहा हूँ। प्रश्न संख्या 11 का देख लीजिए। सभी 10 शहरों में मिलाकर अल्फा गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या कितनी है। तो 11 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 547.5। 12 पे आते हैं। शहर बी के साथ अल्फा बीटा गामा के उपयोगकर्ता के कुल संख्या शहर एच में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो जो 12 है, 12वां का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 21.5
0.05% है। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। सभी 10 शहरों में मिलाकर बीटा गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल की संख्या कितनी है? सभी 10 शहरों में जो है मिलाकर बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या पूछ रहा है। तो 13 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि 11,250। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। शहर ए में अल्फा बीटा के साथ उपयोगकर्ता की संख्या, ई में बीटा और गामा के साथ उपयोगकर्ता की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो जो 14 है, 14 का उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि 85.71%। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। शहर डी में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या शहर आई में एक साथ बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या के अनुपात क्या है? तो 15 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, यानी कि 21:11 का। 16 से लेके 20 तक में आते हैं। ठीक है, 16 से लेके 20 तक में आते हैं और इसको जो है हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये भी ग्राफ दिया हुआ है। निम्नलिखित रेखा का जो है ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको और ध्यान कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। निम्नलिखित में से 2023 में कक्षा 6 से 10 तक के पढ़ने वाले छात्रों के प्रतिशत की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं क्या है। ठीक है, कक्षा 6 और 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या 10 के विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, तो 6 और 9 के मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है कक्षा 10 के विद्यार्थियों से कितना अधिक है वो पूछ रहा है। तो 16वें का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन में कि 187%। 17 पे आते हैं। कक्षा 8 में लड़कों की कुल x और कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या x + 14 है। यदि किसी कक्षा 8 और कक्षा 9 में मिलाकर लड़कियों और कुल संख्या 120 है तो x का मान ज्ञात करना है आपको। तो 17वें का उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन में 250। ठीक है, जो भी बच्चा किया है बहुत ही सटीक किया है, सही किया है। आगे बढ़ते हैं, 18 पे आते हैं। कक्षा 7-8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और कक्षा 9 और कक्षा 10 में मिलाकर छात्रों कुल संख्या के बीच का कितना अंतर है? तो जो 18वें का उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन में कि 198। 19 पे आते हैं। यदि कक्षा 6 में लड़कों और लड़कियों की से अनुपात 6:5 का है और 6 की लड़कियों की जिस कुल संख्या 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है तो कक्षा 6-7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो 19वें का उत्तर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन 5:6 का होगा। प्रश्न संख्या अब जो है 20 पे आते हैं। ठीक है, यदि 2024 में कक्षा 6-7 में प्रत्येक छात्रों की कुल संख्या 10% वृद्धि होती है, 10 में जो है छात्रों की कुल संख्या 20% की कमी होती है। 2023 में कक्षा 6-7 में जो है मिलाकर छात्रों की कुल संख्या 2024 में कुल कक्षा में 10 में छात्रों की कुल संख्या में के बीच में कितना अंतर है? ठीक है, तो जो 20वां है उसका उत्तर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन में कि 1067। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं। देखिए ये भी DI क्वेश्चन है और इसको हल करते हैं। किस वर्ष में जो है वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक बढ़ जाता है? तो 21वें का जो उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, 2018-19 में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। विगत बाजार में जो है घाटा का लगभग कितना है? तो 1 मिनट थोड़ा सा इसको स्टार मार्क कर लेते हैं हम लोग, बाद में देख लेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। 2015-16 में से 2019-20 तक के औसत बजट घाटा करोड़ों में कितना है? तो 23 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 8,337 करोड़ का। ठीक है, उत्तर आ जाएगा आपका। 24 पे आते हैं। वित्तीय घाटे के सापेक्ष अन्य देनदारियों का प्रतिशत किस वर्ष में सबसे अधिक है? जो 24 है उसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 2018-19। देखिए क्या चतुराई करती है UPSSC कि जो है बहुत ही सिलेबस होता है मैथ से कम, लेकिन DI में जो है आपसे सब कुछ पूछ लिया जाता है कि आप सब कॉन्सेप्ट जानिए मैथ का, DI में ही हम सब जो है वसूल कर लेंगे। ठीक है, 25 पे आते हैं। तो कितने वर्षों के लिए वित्तीय वर्ष घाटे के बाजार का उधार के अनुपात से 2 से अधिक रहा है? तो 25 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 3। अब इसको करना है आपको हल। ठीक है, इसको हल करना है। तो ये डिस्काउंट, प्रॉफिट, लॉस और छूट पे है संबंधित प्रश्न है।
26 का उत्तर हो जाएगा, यदि सूट का छूट परसेंटेज लाभ छूट परसेंटेज समान है तो सूट के जो है अनुमानित अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो 26 का उत्तर हो जाएगा यानी कि 3478। ठीक है। 27 पे आते हैं। टी शर्ट पर छूट परसेंट और लाभ परसेंट का अनुपात 7:5 है। टी शर्ट के अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो 27 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 2248। 48 पे आते हैं। यदि जीन्स और साड़ी की के लागत मूल्य का अनुपात जो है 4 कितना है, 4:5 का है। तो साड़ी का अनुमानित छूट परसेंट क्या है, तो 28वां का उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी यानी कि 1.32% का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 29 पे आते हैं। यदि जीन्स का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 142 अधिक है और शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर है तो 7 रुपये 750 है, तो टी शर्ट के जो है शर्ट पर छूट प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। तो 29 का उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन के 18.27%। प्रश्न संख्या 30 पे आते हैं। सूट का लागत मूल्य जीन्स के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। जो सूट का लागत मूल्य है जीन्स के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है, 30 का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि 20%। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 पे आते हैं। निम्नलिखित में मराठा प्रमुख के अन्य क्षेत्रों से संबंध का मिलान करना है आपका। ठीक है। जो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 31 का डी ऑप्शन यानी कि सिंधिया उज्जैन से संबंधित है। ठीक है। और ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन था। ठीक है। सिंधिया किस संबंधित है, उज्जैन संबंधित है। होलकर जो है इंदौर से। गायकवाड़ जो है किससे संबंधित है, बड़ौदा से। और भोसले जो है नागपुर से। ठीक है। तो हो जाएगा 31वें का। प्रश्न संख्या 32 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं की पहली बार संघ में नियुक्ति किया गया था। ठीक है। पहले बौद्ध में महिलाएं शामिल नहीं थी, लेकिन पूछ रहा है किस स्थान पर जो है इनको जो है शामिल किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 32 का हो जाएगा बी यानी कि वैशाली में। ठीक है। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो 33 का उत्तर हो जाएगा यानी कि वेदांग के नाम से जाना जाता है। वेद का अंतिम भाग को क्या कहते हैं, वेदांग कहते हैं। ये थोड़ा सा प्रश्न जो है ढंग के हैं। मुगल सम्राट बाबर के निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा संगा और उनके सहयोगियों को हराया था। ठीक है। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा संगा और उनके सहयोगी को हराया था, तो हराया था आपका यानी कि खानवा के युद्ध में। प्रश्न संख्या 35 पे आते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा 1892 सुधारों का विस्तार था, तो 35 का जो उत्तर हो जाएगा सी यानी कि 1909 का परिषद अधिनियम जो है 1892 सुधारों का विस्तार है उसमें। प्रश्न संख्या 36 पे आते हैं। निम्नलिखित में से जो 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था, जो 36 है। 36 का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है 1920 में उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में किसान मार्च को जो है आयोजित किया गया था। बुरहानपुर स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहिराजा द्वारा बनाया गया था। तो जो 37 का उत्तर हो जाएगा सी यानी कि आशा अहिर द्वारा जो है इसको बनाया गया था, दक्कन का दरवाजा को। प्रश्न संख्या 38 पे आते हैं। ठीक है। तो मोतीलाल तेजवात भारत राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है। मोतीलाल तेजवात जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वो किस क्षेत्र से थे, तो 38 का उत्तर हो जाएगा डी यानी कि राजस्थान से संबंधित थे। देख रहे हैं प्रश्नों का लेवल देखिए। बहुत लोग तो इतिहास पढ़ चुके होंगे, इनका नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन भाई जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आया है वो आपके जो है सिलेबस में भी था, तो कह सकते हैं कि काफ़ी कठिन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। और घबराने की बात नहीं है, सबके लिए है। 2020-21 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। ठीक है। तो 39 का उत्तर हो जाएगा आपका यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है। 40 पे आते हैं।
निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी परिषद हुआ है? ठीक है, किसके नेतृत्व में जो मंडी परिषद हुआ है? तो 40 का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि गदर पार्टी। ठीक है, प्रश्न संख्या 41 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? 16 अगस्त 1946 को जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। तो 41 का उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये तो आसान है, मुस्लिम लीग। ठीक है, कुछ प्रश्न जो है करने लायक आए हैं, लेकिन कुछ प्रश्न जो है बहुत ही कठिन है। प्रश्न संख्या 42 पे आते हैं। लेक तुर्काना दुनिया का सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ठीक है, यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है लेक तुर्काना? तो 42 का उत्तर हो जाएगा सी यानी कि केनिया में स्थित है। ठीक है, विश्व भूगोल से प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत में के वन के प्रकारों का वर्णन किया गया था? तो 43 का उत्तर हो जाएगा, यानी कि सर H.G. चैंपियन। ठीक है, ये तो देखिए ये प्रश्न आसान नहीं है, ये प्रश्न जो है अच्छे लेवल के माने जाते हैं। निम्नलिखित में जो है नदियों और उन राज्यों के आधार पर सम्मिलित करिए जिनमें वो बहती हैं। ठीक है, तो 44 पे आते हैं। तो 44 की बात करते हैं। देखिए 44 का उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, सी ऑप्शन है इसका, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग सम्मिलित कर दीजिएगा। 1 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा, 3 का जो है बी हो जाएगा, और 4 का जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो ये जो है इसको आपको ध्यान रखना है। और देखिए नदियां ऐसी हैं जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, उस टाइप की नदियां हैं। 45वें प्रश्न पे आते हैं। चाबीमुरा जो कि गोमती नदी तट पर जो है खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है, तो 45 का उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन की त्रिपुरा में स्थित है। 46 पे आते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना किस जो है को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? किस पंचवर्षीय योजना को जो है गाडगिल योजना कहते हैं? तो 46 का उत्तर हो जाएगा, यानी कि तीसरी जो है पंचवर्षीय योजना को सी उत्तर हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या कहते हैं? गाडगिल योजना कहते हैं। प्रश्न संख्या 47 पे आते हैं। ठीक है, 1821 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निम्नलिखित को मंजूरी दी गई थी? तो 47 का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि एक्ट 61। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 48 पे आते हैं। भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो 48 का उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन है कि केलकर टास्क फोर्स द्वारा। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति GST का विचार जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो केलकर टास्क फोर्स द्वारा। भारत के में दुग्ध क्रांति के चरण 1 1970 से 80 के विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार दिए गए स्किम्ड दूध उपहार मक्खन तेल ऑयल बिक्री वित्त पोषित किया गया था? तो 49वें का उत्तर हो जाएगा, यानी कि यूरोपीय संघ। ठीक है, EEC। प्रश्न संख्या 50 पे आते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया था। उद्घाटन संसद भवन अब यहाँ पर प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। ठीक है, उद्घाटन जो है संसद भवन के अब जो है आपको बताना क्या है, प्रिंसेस चैम्बर में हुआ था। तो 50वें का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि 28 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं, 51 पे आते हैं। राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? देखिए यहाँ पे राजस्थान का जो है आपके सामने जिला पूछा गया है। तो 51 का उत्तर हो जाएगा सी यानी कि नागौर जिलों में। नागौर जिलों में। प्रश्न संख्या 52 पे आते हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? देखिए 52 का उत्तर हो जाएगा डी यानी कि विजया बैंक का नहीं हुआ था। बाकी जो है देना का हुआ था,
केनरा का हुआ था, सेंट्रल बैंक का, इन सब का हुआ था, लेकिन विजया बैंक का नहीं हुआ था। राष्ट्रीयकरण 53 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? कौन सी जो है विशेषता जो है राज्यसभा को विधानसभा से अलग करती है? तो 53 का उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि महाभियोग की शक्ति। ठीक है, वो राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है। राज्यसभा के पास जो है विधानसभा महाभियोग के जो है पावर होता है, लेकिन जो राज्य की विधान परिषद होती है उसके पास ये पावर नहीं होता है। 54 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा का प्रदान करता है? तो ये तो आसान प्रश्न है, 54 का भी हो जाएगा, सिनकोना का पेड़। ठीक है, तारों को चमकने का कारण क्या है? तो ये भी आसान प्रश्न, 55 का हो जाएगा सी, यानी कि तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय में अपवर्तन। ठीक है, प्रश्न संख्या 56 पे आते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए? तो आसान प्रश्न है, 56 का उत्तर जाएगा आपका बी, यानी कि आयरलैंड से जो है अपनाया गया है किसको? नीति निर्देशक सिद्धांत को। 57 पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन से नामांकन को समाप्त कर दिया? ठीक है, तो जो 51 का उत्तर जाएगा, सॉरी 57 का जो उत्तर जाएगा वो जाएगा आपका सी ऑप्शन, क्या जाएगा? सी ऑप्शन, यानी कि 104वां संशोधन। ठीक है, 104वां संशोधन अधिनियम में जो है क्या किया गया था? भारतीय संविधान में जो है लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया गया था। 2019 में ये हुआ है। प्रश्न संख्या 58 पे हम लोग अब आ जाते हैं। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाली संसाधन निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 58 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि वन। बहुत तेजी से घट रहा है ये। ठीक है, और देखिए इस प्रश्न को कितने जो है अच्छे तरीके से घुमा के पूछा गया है। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो ये प्रश्न कहीं मिलेगा नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप उसको छोड़ के आएंगे। 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु जो है 20 वर्ष थी। आज देव और दिनेश चिंतन की औसत जो है और चिंतन की औसत जो है 25 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले चिंतन की आयु क्या थी? तो 59 का उत्तर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 34 वर्ष। प्रश्न संख्या 60 पे आते हैं। निम्नलिखित में से समीकरणों को हल करना है। हल करने के बाद जो उत्तर आपका आएगा मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, हल करने नहीं वाला हूँ। 60 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, 61 का बात कर रहे हैं, इसको हल करने के बाद उत्तर आएगा वो भी आपका सी ऑप्शन ही आएगा। ठीक है, इनको जोड़ के कैलकुलेट करना है और उसके बाद जो है थोड़ा सा अलग ढूंढना है उसमें। 62 का उत्तर जाएगा वो जाएगा आपका एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनने की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, जो एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहता है? तो 62 का उत्तर जाएगा ए, यानी कि एनोडाइजिंग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 63 पे आते हैं। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसे टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। तो 63 का उत्तर हो जाएगा यानी कि कायांतरण, यानी कि मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, इसको सरल करना है, आसान से प्रश्न है, ये बेसिक प्रश्न है, ये तो सबको आना चाहिए। 64 का उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, प्रश्न संख्या 65 पे आते हैं। दर्शन के प्रारंभिक परीक्षा में 1200 के अधिकतम अंक के साथ 85% और मुख्य परीक्षा में जो है 800 के अधिकतम अंकों के साथ 70% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों परीक्षाओं में संयुक्त प्रतिशत जो है आधारित है तो आपको बताना है, जो है संयुक्त प्रतिशत कितना है। तो 65 का उत्तर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 79%। असरफियाँ लूटे और कोयले पर मोहरे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? असरफियाँ लूटे और कोयले पर मोहरे। तो 66 का जो उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, की बड़े खर्चों पर ध्यान देना न देना, छोटे खर्चों पर कंजूसी करना। ठीक है, निम्न से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य ढूंढना है, यानी गलत वाक्य ढूंढना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 67 का बी ऑप्शन। देखिए, आज रात जो है प्राण पखेरु उड़ गए होगा, प्राण पखेरु उड़ गए होगा। ठीक है, बाकी सब सही है, लेकिन ये क्या है? ये गलत है। बाकी सब क्या है? सही है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? तो 68 का उत्तर हो जाएगा आपका
डी यानी कि आचार्य महावीर प्रसाद। ठीक है, 69 पे आते हैं। कंदर्प कंदर्प, पंचसर और पुष्पधनवा निम्न में से किसके किसके परिभाषी हैं? तो यानी कि कामदेव के परिभाषी हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 70 पे आते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो युग्म गलत ढूंढना है। तो देखिए, ये ए और तो सही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 71 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है, तो आपका उत्तर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, कोनाइजर। ठीक है, जिस फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीनिम ऑफ रैबिड। कौन सा जो है इसमें एंटोनिम रैबिड का नहीं है? देखिए, रैबिड मतलब होता है पागल। ठीक है, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका नॉट एंटोनिम, उल्टा। ठीक है, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, कि मॉडरेट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो फॉलोइंग नॉट आइडम्स ऑफ ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है, इसका जो है क्या ढूंढना है? जो द फॉलोइंग आइटम्स। ठीक है, आइटम को ढूंढना है। ठीक है, ए मैन ऑफ स्ट्रा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका। तो आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इज सेल्फ पोर्ट्रेट न्यू थिंग, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी यानी कि नो, इट हैज एग्जिस्टेड सिंस लॉन्ग। विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज नॉट ए मेंशन इन द पैसेज, तो ये जाएगा ट्विटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जो, एक मिनट, प्रश्न संख्या 71 से देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, जो 79 का उत्तर होगा हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 80 पे आते हैं। ठीक है, ये कथन दिया हुआ है और इसको आपको उत्तर बताना है, तो 80 का उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 81 पे आते हैं। भारतीय सेना के पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र पीएससी के उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? तो 81 का उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, की नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, संग्रह राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरण की एक जो है व्यापक डेटाबेस है। संग्रह न केवल हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि 6 भाषाओं में भी उपलब्ध है। निम्नलिखित में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं है? तो 82 का उत्तर हो जाएगा सी यानी कि उड़िया में जो है उपलब्ध नहीं है, बाकी में है। देखिए, ये सब प्रश्न जो है इतने आसान नहीं है जितने आसानी से हम जो है कर दे रहे हैं, पढ़ दे रहे हैं। निम्नलिखित 83 पर आते हैं, प्रश्न संख्या 83 पे। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय हाल ही के राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण का योजना शुरू किया है? तो 83 का उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, की गृह मंत्रालय ने शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं, 84 पे आते हैं। पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन संस्करण जो प्रस्तावित किया गया है? तो 84 का उत्तर हो जाएगा, यानी कि 6वां संस्करण प्रस्तावित किया गया है। 85 पे आते हैं, वर्ष 2023 के लिए 78वां संयुक्त राष्ट्र महासभा का थीम बताना है आपको। तो 85 का उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता का में फिर से जागरूकता। 86 पे आते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तीसरी वर्षगांठ का जश्न के दौरान लॉन्च किए गए 9 भारतीय साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है? तो 86 का उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, की जन जन साक्षर। ठीक है, 86 का भी हो जाएगा। 87 पे आते हैं, IBSA। ठीक है, निम्नलिखित में से हाल ही में IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, किसने जीता है? तो
87 का उत्तर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी कि भारतीय पुरुष ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने जो है IBSA में विश्व कप खेल में स्वर्ण पदक जीता है। 88 पे आते हैं, प्रश्न संख्या 88 पे आते हैं। जिम स्कैया 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित IPSC 59वें 70 के 7वें मूल्यांकन चक्र के IPC जलवायु परिवर्तन के अंतर सरकारी पैनल का अध्यक्ष चुने गया है। निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ठीक है, एक तो 88 का जो उत्तर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन है कि यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है ये। 89 पे आते हैं। हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपनी पर्याप्त निर्णय अपनाया है। पर्याप्त निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डाटा यूरोपीय संघ के निम्नलिखित में से किस देश की कंपनियों की स्वतंत्रता रूप से प्रभावित हो सकता है? तो 89 का उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन है कि USA। प्रश्न संख्या 90 पे आते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस WMC 2023 के किस संस्करण की मेजबानी की है? तो 90 का उत्तर हो जाएगा आपका बी यानी कि 26वां संस्करण की मेजबानी की है। प्रश्न संख्या 91 पे आते हैं। ठीक है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस कब मनाया जाता है? तो 91 का उत्तर जाएगा, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, 7 मार्च हो जाएगा। ठीक है, 92 पे आते हैं। द नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेंथनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन NPC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? तो 92 का उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन 8। प्रश्न संख्या 93 पे आते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार और भारत सरकार का निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच की एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई है? तो 93 का उत्तर हो जाएगा आपका सी यानी कि श्री जमशेद जी नुसरवानी जी टाटा। ये 1909 की बात है, उस समय यही फेमस थे और यही सब कुछ थे इंडिया में, अगर उद्योग के क्षेत्र में बात की जाए तो। 94 पे आते हैं। पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? 94 का उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 95 पे आते हैं। कोलकाता के स्थित पेंट विलियम्स ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो 95 का उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन है कि पोलो से संबंधित है ये। 96 पे आते हैं। सतमालिया हिरण अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 96 का उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन है कि दादर और नगर हवेली में स्थित है। ठीक है, सतमालिया हिरण अभयारण्य जो है कहाँ पे स्थित है? दादर और नगर हवेली में स्थित है। 97 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? 97 का उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन है कि विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ने। देखिए, जो भी बच्चा किया है बहुत हद तक अच्छा प्रश्नों को अटेंड किया है इसने। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? 98 का उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो है कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम लंदन में है। 99 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोम संघ की राजधानी है? कोमोरोम संघ की राजधानी कौन सी है? 99 पे आते हैं, उसका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि मोरोनी का। ठीक है, 100 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 100 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान भाषा शास्त्र शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने निरुक्ति व्युत्पत्ति विज्ञान भाषा शास्त्र और शब्दशास्त्र जो है विज्ञान पर सबसे पुरानी ग्रंथ लिखी है? तो 100 का उत्तर हो जाएगा आपका यानी कि श्री यस्काचार्य जी ने। ठीक है, देखिए हम लोग जो है 2-4 क्वेश्चन छोड़ के जो रीजनिंग वाले थे वो आप कर लेंगे, उतने टफ भी नहीं थे। उसको छोड़ के हमने सब कुछ जो है आप बता दिया है। कृपया करके आपसे अपील है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहने के लिए नमस्कार, जय हिंद।